स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर स्टार्टिंग विथ अवर न्यू टॉपिक विच इज द इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट. ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट? We have already seen that we generally use if statement if this condition is true, so some of the statements inside this if will be executed. If it is false, so the else part of the statements will be executed. ऑल राइट, तो यहाँ पर इफ एल्स के अंदर, जैसे कि ये एल्स स्टेटमेंट है, इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी अगर कोई इफ स्टेटमेंट है और उस इफ स्टेटमेंट के कुछ अलग से कोड्स हैं और फिर इसका कुछ अलग से एल्स है, मतलब ऐसे कुछ जो और प्रोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ है, इफ की कंडीशन ट्रू है, सो द स्टेटमेंट इनसाइड इफ विल बी एग्जीक्यूटेड. अदर देन दैट else will be executed, and if you still have some conditions inside else, अगर आपके पास else के अंदर भी कोई if condition है तो वो फिर यहाँ पर चेक की जाएगी. कब चेक की जाएगी? ये जब इसका आंसर ट्रू आएगा, है ना, तो ये वाली कंडीशन चेक होगी और फिर इससे रिलेटेड जो भी कोड्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. तो ये चीज़ अगर आपको करनी हो तो यहाँ पर आपको if else, मतलब जैसे कि ये if है, if के बाद एल्स के अंदर एक और if, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए दे हैव प्रोवाइडेड अस विथ अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ नोन एज इफ एंड एल इफ. मतलब आप इफ और एलिफ का यूज़ कर सकते हो, मतलब एल्स इफ ना लिखकर हम एलिफ लिखकर भी कोड कर सकते हैं. तो ये कैसे होगा, क्या यूज़ है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल वी आर गिवन दिस, एक बार समझिए. एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमको ये जो पिंक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. देखो यहाँ पर पहली कंडीशन इन्होंने दे रखी है, इफ रन्स आर मोर देन 100. अगर रन्स 100 से ज़्यादा है, रन्स की वैल्यू 100 से ज़्यादा है, तो अगर इसका आंसर ट्रू आया तो क्या एग्जीक्यूट होगा, देन इट इज़ अ सेंचुरी. अगर 100 से कम है रन्स की वैल्यू तो क्या होगा, तो वो अगली कंडीशन चेक करेगा. देखो इसका आंसर तो फॉल्स आ गया, इसका आंसर फॉल्स आ गया. जैसे ही इसका आंसर फॉल्स आया तो वो गया एल्स के पास. अब एल्स के अंदर अगेन देयर वाज एन इफ कंडीशन, तो इस इफ कंडीशन में चेक किया कि क्या ये इफ की वैल्यू 50 से ज़्यादा है. अगर है तो 50 प्रिंट होगा, और अगर नहीं है तो आखिरी में एल्स, मतलब कि ना तो 100 से ज़्यादा है वैल्यू, ना तो 50 से ज़्यादा है वैल्यू, मतलब ना तो उसने 50 स्कोर करी, ना तो उसने 100 को सेंचुरी स्कोर करी, मतलब उसने क्या किया है, तो बैट्समैन हैज़ नाइदर स्कोर्ड अ सेंचुरी नॉर 50. तो ऐसे जब कोड्स होते हैं जहाँ पर एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन होती है और दूसरी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन होती है और उस कंडीशन का एक एल्स स्टेटमेंट होता है, तो वो चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पर आप लोग ये इफ़ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो. ये तो इन्होंने इफ़ एल्स से बनाकर बताया, बट इसको हम इफ़ एलिफ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब आपको पूरा ये एल सेफ एल सेफ एल सेफ ऐसा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एलिफ एलिफ लिखकर भी कोडिंग कर सकते हो. अब ये जो एलिफ होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिफ हो, मतलब आपके पास जितनी कंडीशंस हैं, 10 कंडीशन है तो 10 बार एलिफ 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 करके कंडीशंस हम इनपुट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये होता है इफ़ एलिफ स्टेटमेंट. ये जो होता है ये इफ़ एल्स के जैसा ही होता है, ये सिमिलर टू इफ़ एल्स है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, बस इन्होंने क्या किया है, इसको एलिफ के साथ यूज़ कर लिया. आप अगर इसको इस फॉर्म में यूज़ करोगे ना, एल्सिफ के फॉर्म में भी यूज़ करोगे, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट इस कोड को करने के जो दूसरे तरीके हैं, दे हैव एक्सप्लेन्ड अस दोज. तो कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है, एक तो इफ एल्स इफ हो सकता है, या तो फिर इफ एलिफ हो सकता है. सो दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू अस दैट इफ एलिफ कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स टू मेक इट और मोर क्लियरर. देखो अब यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला कोड था, उसी कोड को देखो इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम अब उसको समझते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इफ रन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ये जो था ना ये ऊपर वाला, इसको इन्होंने अब कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो क्या किया, इफ रन्स
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, मतलब उसके रन 100 या 100 से ज़्यादा है, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा? सो प्रिंट होगा बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी, ये प्रिंट होगा, ठीक है। नहीं तो अगर 100 प्रिंट नहीं हुआ है तो फिर 100 वैल्यू नहीं है तो वो अगली कंडीशन चेक करेगा जो कि है एलिफ कंडीशन। और एलिफ कंडीशन में क्या लिखा हुआ आपने? एलिफ रन्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, क्या वो 50 से बराबर या 50 से ज़्यादा है? अगर है तो प्रिंट होगा स्क्रीन पर बैट्समैन स्कोर्ड 50। अगर बैट्समैन के रन्स 100 भी नहीं हैं और 50 भी नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ 25 है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर वैल्यू 25 है, तो हम अगर एग्जाम्पल के लिए 25 लें तो यहाँ पर आंसर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर जब आंसर फॉल्स आ जाएगा तो इसका कंडीशन रन नहीं होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पर चेक किया एलिफ कंडीशन, तो एलिफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो क्या बचा? क्या तो बची कुची जो कंडीशन होती है ना, जो रिमेनिंग, मतलब देखो एक बार और इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जितनी कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन तो किस तरह से लिखते हैं हम? इफ दिस विल बी अवर वेरी फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर दिस इफ यू हैव अदर कंडीशंस, जैसे आपके पास 3 कंडीशंस हैं अलग अलग, तो आप एलिफ लगाकर वो सारी तीनों कंडीशंस लिख देंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई ना कोई एक ऐसा क्राइटेरिया छोड़ दिया हो या जो बचा खुचा हो, जो रिमेनिंग पार्ट हो, तो क्या होता है यहाँ पर जितना आपके काम का होता है आप उतनी कंडीशंस तो अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने एलिफ के अंदर अप्लाई कर दी, और जो बची कुची कंडीशन होती है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, उसके लिए लास्ट में लगा दिया जाता है एल्स। ये एल्स का मतलब ये होगा कि दिस इज द रिमेनिंग कंडीशन आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द पॉसिबल कंडीशंस। सारी पॉसिबल कंडीशंस लगा देने के बाद जो बची खुची कंडीशन होगी वो हमेशा लास्ट में एल्स के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, जैसे इसी को समझ रहा हूँ मैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि स्कोर कितना है, एक बैट्समैन ने कितना स्कोर किया। अगर उसने 100 स्कोर किया है तो बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी प्रिंट होना चाहिए। अगर उसने 50 स्कोर किया है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? तो ही स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी, है ना, तो ही स्कोर्ड अ 50, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ये मेरी 2 कंडीशंस है। पर मेरी तीसरी कंडीशन नहीं थी। वो तीसरी कंडीशन क्या थी कि भैया अगर उसके 100 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, मतलब 50 से कम है अगर, तो क्या? ये मेरी जो मैं फैक्टर्स चाह रहा था, जो मैं क्राइटेरिया चाह रहा था, उस क्राइटेरिया में तो सिर्फ ये 2 कंडीशंस मेरे काम की थी, एक ये और एक ये। अब जो बची खुची कंडीशन है उसको मैं लिखूंगा एल्स के साथ। अब बची कुची कंडीशन को एल्स के साथ लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि कुछ भी रिमेनिंग कंडीशन जो भी होगी दैट विल बी रिटर्न इनसाइड द एल्स, और एल्स हमेशा लास्ट में रहता है। सारे एलिफ लगा देने के बाद जो बची खुची कंडीशन होती है, वो बची खुची कंडीशन, वो रिमेनिंग कंडीशन को हमेशा एल्स के साथ लिखा जाता है। लाइक ये देखो, इफ रन्स आर ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी। इफ रन्स आर ग्रेटर देन 50 तो प्रिंट होगा बैट्समैन स्कोर्ड अ 50। अब ये मेरी 2 कंडीशंस थी जिन पे मैं वर्क करना चाहता था। तो कौन सी कंडीशन बच गई? तो जो बची खुची कंडीशन होगी वो हमेशा एल्स के अंदर लिखी जाएगी, और क्या प्रिंट हो जाएगा? बैट्समैन हैज नाइदर स्कोर्ड अ सेंचुरी नॉर 50। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बची खुची जो रिमेनिंग कंडीशन है, उस रिमेनिंग कंडीशन को एल्स पार्ट के अंदर लिखते हैं, और जो एल्स पार्ट होता है वो एल्स पार्ट हमेशा हमारी लास्ट कंडीशन होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एल्स पार्ट जो होता है वो हमारी लास्ट कंडीशन होती है, और जितनी लास्ट कंडीशन को छोड़ के बची हुई कंडीशंस होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? वो सारी की सारी एलिफ कंडीशंस होंगी। क्लियर है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? यस सर। देखो मैंने क्या समझाया कि यहाँ पर कंडीशंस कभी कभी होता है ना, एक से ज़्यादा कंडीशंस है। जैसे कि मेरे पास 5 कंडीशंस है, तो पांचों कंडीशन को तो मैं क्या करूँगा? एलिफ लगाकर लिख दूंगा। और आखिरी कोई अगर बची कुची कंडीशन है जो मेरे पार्ट में नहीं है और मैं गलती से उसको छोड़ दूँ तो एरर आ जाएगी, तो उसको हम लिख देंगे एल्स, है ना।
जैसे कि हम क्या कह सकते हैं यार, कोई एग्जांपल मैं एक बार देखकर आपको बताऊंगा और उससे हम इसको और क्लियरली समझ लेंगे। बट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि ये एल्स हमेशा लास्ट में होता है और बची हुई जितनी कंडीशंस होती हैं वो सारी एलिफ 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 करके लगाई जाती हैं। पहली कंडीशन इफ से लगती है, लास्ट कंडीशन एल्स से लगती है। इनके बीच में जितनी भी कंडीशंस होंगी उन सबको एलिफ से लिखा जाएगा, ठीक है। अब चाहे वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, वो सारी की सारी एलिफ से लिखी जाएंगी। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने एक और प्रोग्राम हमको बताया हुआ है, चलिए उस प्रोग्राम को देखते हैं। एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम ये कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ये कंडीशन हमको चेक करनी है। तो यहां पर इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। इफ की वैल्यू, अगर इफ कंडीशन में इन्होंने चेक करी कि क्या नम की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर नम की वैल्यू 0 से छोटी है तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। एलिफ मतलब एल्स इफ, एलिफ लिख दिया है, एलिफ नंबर इज इक्वल्स टू 0, और अगर नंबर 0 है तो क्या प्रिंट होगा, नम इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी दो कंडीशंस थी जो काम की थी। पर अगर नम की वैल्यू इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रही और उसकी नम की वैल्यू है 10, तो क्या होगा, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा और एक पार्ट बनाना पड़ेगा, लास्ट पार्ट, जिसको हम बोलेंगे हमारी बची कुची कंडीशन, लास्ट कंडीशन। और वो लास्ट कंडीशन जो होगी वो लिखी जाएगी एल्स स्टेटमेंट के साथ, और ये एल्स कीवर्ड लिखा जाएगा और वहां पर लिख दिया जाएगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब हमने तीनों कंडीशंस कवर कर ली, पॉजिटिव भी कवर कर ली, नेगेटिव भी कवर कर ली, और उसके बाद अगर नंबर उसने 0 डाल दिया तो 0 तो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो 0 क्या हो जाएगा, वो भी हमारी एक कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली। एक और एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, देखो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है ये क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मैं इसको पहले बॉक्स बना देता हूँ, ये वाला, ठीक। हम इस प्रोग्राम को समझ रहे हैं। इस प्रोग्राम में, इन दिस प्रोग्राम, जस्ट अंडरस्टैंड, इफ द वैल्यू ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन 30,000, कोई कंपनी है जहां पर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अगर 30,000 से ज्यादा की सेल्स प्रोवाइड करी हैं, सो ही विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 18%। तो उसकी सेल्स में 18% का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। वॉट एवर विल बी द 80% ऑफ 30,000, तो उसको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। एलिफ मतलब एक और कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो ये कंडीशन चेक होगी कि क्या सेल्स की वैल्यू 20,000 के बराबर या उससे ज्यादा है। अगर है तो 15% का डिस्काउंट। एक और कंडीशन, अगर सेल्स की वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो 10% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये मेरी कुछ कंडीशंस थी जो मेरे को कवर करनी थी, वो सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पर कवर कर ली। अब अगर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव का ना तो 30,000 हुआ, ना 20,000 हुआ, ना 10,000 हुआ, उसका हुआ 8,000। अब क्या होगा, जब उसका जो सेल्स हुआ है वो 8,000 हुआ है, तो उसके लिए आपको एक बची कुची कंडीशन, अगेन यू हैव टू एंटर द लास्ट मोस्ट कंडीशन, यू हैव टू अगेन एंटर, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इनसाइड एल्स। हमेशा जो इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एलिफ स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें जो लास्ट कंडीशन होती है वो लास्ट कंडीशन हमेशा एल्स के साथ लिखी जाती है, ठीक है। एक और बात, अब ये बची खुची कंडीशन है, आपने यहां पर कंडीशन बता दी कि सेल्स 30,000 से ज्यादा, यहां पे कंडीशन बता दी सेल्स 20,000 से ज्यादा, यहां पे कंडीशन बता दी सेल्स 10,000 से ज्यादा। You have already covered all the conditions that you wanted to cover. तो ये जो लास्ट कंडीशन होगी, ये जो लास्ट कंडीशन होगी, मैं सारा मिटाकर आपको एक बार बता रहा हूं, ये जो लास्ट कंडीशन होगी, इस लास्ट कंडीशन में आपको यहां पर एल्स के आगे कुछ भी लिखना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बची खुची कंडीशन है। तो वो कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ कितना लिखेंगे, एल्स। ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 10,000, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 20,000, इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 30,000। तो ये जो कंडीशंस लिखी, ये और ये तीनों एल्स में नहीं लिखेंगे।
क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी द रिमेनिंग कंडीशन। अब जो बची कुची कंडीशन है, ऑलरेडी जो रिमेनिंग कंडीशन है, तो उस रिमेनिंग कंडीशन के लिए आपको ये नहीं बताना पड़ता कि कंडीशन है क्या। आप सिंपली एल्स पार्ट लिखेंगे और वहां पर जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट कर देंगे। जैसे कि पिछला एग्जाम्पल था हमारा, एक बार मैं वापस आता हूं और उसको बताता हूं आपको। ये देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में देखो यहां पर भी तो हमने वही किया, 100 से ज्यादा 50 से ज्यादा, दो कंडीशन डाल दी। तीसरी क्या हो सकती है? तो बची कुची भाई 50 और 100 दो ही चीजें तो स्कोर करता है एक बैट्समैन इन अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, डबल 100 भी होती है, पर अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो या तो 50 या तो सेंचुरी। तो बची कुची कंडीशन क्या हो सकती है? या तो वो उससे कम बनाए। अब उससे कम बनाए तो उसके लिए आपको लिखना नहीं होता है कि फ्रंस लेस देन 50, ऐसा नहीं लिखना है। वो बची कुची कंडीशन है, इट इज द रिमेनिंग कंडीशन, सो द रिमेनिंग कंडीशन विल बी डिफाइंड बाय एल्स। यू डोंट नीड टू राइट द स्टेटमेंट कि ये कंडीशन है क्या, सिर्फ एल्स लिखना है और जो आप स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ वो लिखना है। मतलब लास्ट स्टेटमेंट हमेशा जो होता है वो एल्स होता है, और लास्ट स्टेटमेंट के साथ कंडीशन नहीं लिखना होती है, कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती है लास्ट स्टेटमेंट के अंदर। लास्ट स्टेटमेंट को छोड़कर ऊपर के सारे स्टेटमेंट्स में यू नीड टू एंटर द कंडीशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि ये क्या होते हैं। एक प्रोग्राम दिया हुआ है, चलिए इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम दैट रीड्स टू नंबर्स एंड एन एरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद टू नंबर्स लेता है, कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर रहता है, एंड डिस्प्लेज द कंपाउंड रिजल्ट, और ये कंपाउंड रिजल्ट डिस्प्ले करता है। चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। ये प्रोग्राम का मतलब ये है कि यूजर क्या करने वाला है, यूजर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एंटर करेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर एंटर करने के बाद यूजर एक साइन एंटर करेगा। अगर वो प्लस एंटर करता है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का टोटल निकल आएगा, माइनस एंटर करता है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस निकल आएगा, अगर वो मल्टीप्लाई एंटर करता है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा, और अगर डिवीजन एंटर करता है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिवाइड होगा और आपको स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। यूजर से आपको क्या क्या चीजें इनपुट लेनी है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से लेना है, तो यहां पर इन्होंने बताए हैं 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर। एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर लिया है इन्होंने, जो कि है ये मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब कभी आपको रिमाइंडर निकालना होता है तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम इस मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर ऑपरेटर्स भी यूजर ही इनपुट करके देगा। तो जब यूजर से इनपुट लेना होता है किसी चीज का, तो वी ऑलरेडी नो कि क्या फंक्शन यूज होता है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है, तो आप इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन किसके साथ यूज होगा, तो इनपुट फंक्शन इंटीजर फंक्शन के साथ या फ्लोट फंक्शन के साथ, क्योंकि डिवीजन भी कर रहे हैं हम, तो डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्लोट ले लेते हैं ताकि डिवीजन सही आए। नहीं तो 5/2 करेंगे तो इंटीजर लेंगे तो 2 आंसर आएगा, और अगर फ्लोट लेंगे 5/2 करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर फ्लोट ले लेते हैं। चलिए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। वी आर क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ द प्रोग्राम। देखो, यूजर से इनपुट लेना है, तो ये देखो यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया, इनपुट फ्लोट लिया, इनपुट फंक्शन के साथ एंटर फर्स्ट नंबर। सिमिलरली num2 नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें इनपुट फंक्शन लगाया, एंटर सेकंड नंबर, और फ्लोट वैल्यू है क्योंकि डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं। एक ओपी नाम का वेरिएबल बनाया जो कि क्या करेगा, जो कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए बनाया है, और उसमें यहां पर लिख दिया इनपुट फंक्शन और लिख दिया है एंटर ऑपरेटर, and these are the values that you can use for the operator. Which are those values? So plus, minus, into, divide and modulo. ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो आपको यहां पर ओपी में स्टोर करवाने हैं। अब क्या होगा, 5 कंडीशन बननी चाहिए। मानते हो आप 5 कंडीशन बनेंगी? कैसे बनेगी 5 कंडीशन? 1 कंडीशन फॉर प्लस एलिफ, अगली कंडीशन माइनस के लिए एलिफ,
अगली कंडीशन मल्टीप्लाई के लिए, एलिफ, अगली कंडीशन डिवाइड के लिए, एलिफ, अगली कंडीशन मॉड्यूलो के लिए। बन गई 5 कंडीशंस। यहां पर इफ के साथ लगेगा, पहला स्टेटमेंट है इसलिए। बट अगर यूजर यहां पर इनके सिवा गलती से डॉलर का साइन बना दे तो, जस्ट अ मिनट,